इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम उसके ऊपर जो हमारी मैनेजमेंट टिप्स हैं कि एंगर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रीज़नेबल वे में उसको हम जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि हम उसको हेल्दी लेके चलें, ना कि उसको अपने लिए अनहेल्दी बनाएँ। ठीक है? तो जैसे ही स्क्रीन शेयर होती है, हम अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे और इसमें हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, डिफरेंट रिलीजन्स के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी बात करना चाहेंगे और जी, ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है, तो काइंडली बी अटेंटिव ऑल दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एंगर मैनेजमेंट है और इसमें हम जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हम जानेंगे कि एंगर क्या है और किन वजूहात की बिना पर एंगर हम फ़ील करते हैं और कैसे उसको हम कंट्रोल और उसको कैसे किस अच्छे तरीके से उसको हम रीज़नेबल वे में एक्सप्रेस करके तो अपना जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो हासिल कर सकते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से हम बच सकते हैं, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी हेल्थ को और हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ और हमारी मेडिकल हेल्थ को जो है वो टारगेट करते हैं, उससे बचने के लिए हमारी एंगर मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर, नेक्स्ट प्लीज़। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एंगर क्या है? व्हाट इज़ एंगर? तो आप सबको बेसिकली तो पता ही होगा, लेकिन हम थोड़ा-सा चूँकि इसको फॉर्मल वे में कर रहे हैं, तो हम इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। Anger is a basic human emotion that is usually experienced in response to a perceived threat or injustice. It is often characterized by feelings of irritability, frustration, and annoyance. अच्छा, जैसा कि आपकी वो ज़रा थोड़े से कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी वॉइस थोड़ी सी स्लो है, तो थोड़ा सा लाउड बोल लें तो आप। सर अब देखिए बेहतर है, अब मैं काफ़ी लाउड बोल रहा हूँ। आवाज़ असल में थोड़ी सी लो ही है, मतलब कि लाउड थोड़ा सा थी ज़रूरत है, आप कोशिश करें आप लाउड। जी, अब चेक कीजिए। हाँ, पहले से बेहतर है, आप जी, बोल सकते। बेटर। जैसा कि हमने देखा कि हमने पढ़ा है अभी कि एंगर एक बेसिक इमोशन है, जैसे हमारे बाकी के सारे इमोशंस हैं। जैसे हम फ़ियर यानी खौफ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, दुःख महसूस करते हैं। इसी तरीके से एंगर जो है, गुस्सा जो है, वो भी हमारा एक बुनियादी जज़्बों में से एक इमोशंस में से एक इमोशन है। ये हम कब फ़ील करते हैं? ये हम उस वक़्त फ़ील करते हैं जब हम अपने आप को अपने सेल्फ के बारे में हमें कोई थ्रेट होता है, कोई खतरा होता है या हम किसी चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक है? और इसको एक्सप्रेस जो किया जाता है एंगर को, वो बेसिकली किया जाता है मायूसी के साथ, ठीक है? और इसमें हम इरिटेबल होते हैं, यानी चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे अंदर और हम इसको आउटबर्स्ट में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं आगे, इट कैन मैनिफेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ वेज़ सच एज़ शाउटिंग, फिज़िकल एग्रेशन सर सेकंड स्लाइड, यस, ये वाली प्लीज़। It can manifest in a variety of ways. सर इससे पिछली स्लाइड कीजिएगा प्लीज। जी ये वाली प्लीज, इस पर जरा रखिएगा थोड़ी देर। It can manifest in a variety of ways such as shouting, physical aggression और passive aggressive behavior. हम जो है एंगर को अक्सर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम चिल्लाते हैं, शाउटिंग करते हैं, फिजिकल अग्रेशन यानी वॉयलेंट बिहेवियर शो कर सकते हैं और इसमें हम जो है अपना पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, जिसमें हम लोगों को इग्नोरेंस की तरफ चले जाते हैं और हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, राइट। इसके बाद एंगर कैन बी अ नॉर्मल एंड हेल्थी इमोशन। ये बहुत ज़रूरी समझना है कि एंगर जस्ट एक नेगेटिव इमोशन नहीं है, बल्कि ये एक हेल्थी इमोशन हो सकता है उस वक्त जब हम इसको एक रीजनेबल वे में एक्सप्रेस करेंगे। जब हम इसको रीजनेबल वे में एक्सप्रेस करें तो हमें हमारा डिजायर्ड आउटकम यानी जो हम चाह रहे हैं, जिस वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, उसको भी खत्म कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ हो या फिर हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ हो, उस पर आने वाले असरात को भी
खत्म कर सकते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से रीजनेबल वे में एक्सप्रेस करने से हमारे प्रॉब्लम्स काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी का कंटिन्यूअस में जा रहा है कि व्हाई फीलिंग एंगर। एंगर इज अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन दैट सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। इट इज यूजुअली ट्रिगर्ड बाय अ परसीव्ड थ्रेट। जैसे कि मैंने बताया कि हम अपने आप को खतरा महसूस करते हैं, इनजस्टिस कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है, या फ्रस्ट्रेशन से हम मायूसी फील करते हैं। व्हेन वी फील एंग्री, इन चीजों की सूरत में हम गुस्सा महसूस करते हैं और हम अनोय हो जाते हैं। It is because our brain perceives a stimulation as a threat or challenge and activates the body's fight or flight response. ठीक है, आप लोगों ने में से अक्सर ने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में सुना होगा। ये हमारा नेचुरल अलार्म सिस्टम होता है जो कि हमें थ्रेट और इस तरह की सिचुएशन में, फियर की सिचुएशन में हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसका लेना देना जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में इसकी बात की जाती है कि कैसे ये सारा काम करता है। ठीक है, तो एंगर भी बेसिकली इसी के साथ लिंक्ड अप है और इसी के साथ लिंक होते होते वो हम इस सिचुएशन पे पहुंचते हैं कि हम एंग्री होते हैं, हम गुस्सा फील करते हैं और गुस्से में हम फिर हमें उसका प्रॉपर वे नहीं मिलता उसको एक्सप्रेस करने का। अगर हमें प्रॉपर चैनल मिल जाए जिससे को वे आउट उसका निकलने का, तो हम उससे बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, तो अब हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम गुस्सा फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें अक्सर सिचुएशंस और ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जिसमें हम अपने आप को एंग्री फील करते हैं, बहुत गुस्सा आता है, अपने आप पे कंट्रोल बहुत कम हो जाता है और इंसान का दिल करता है कि या तो वो शाउट करे या वो किसी फिजिकल वायलेंस में जाए, उसके थ्रू अपना एक्सप्रेशन दे। लेकिन हम इसकी पहले रीजंस जान लेते हैं कि क्या रीजन हो सकती है। गुस्से में बहुत सी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, जिसका नंबर 1 पे है ड्यू टू अनदर अदर इमोशन। लाइक अगर आप खौफ में है, फियर में है, सैडनेस में है, या आप जैसे पीटीएसडी होता है, हमें पोस्ट ट्रॉमा यानी किसी हादसे से गुजरने के बाद या फिर किसी और इमोशंस की वजह से हम गुस्सा बिल्कुल फील कर सकते हैं। हमें किसी भी इमोशन की वजह से गुस्सा आ सकता है, या तो हम खौफ महसूस कर रहे होते हैं, या हमें हमारी सेल्फ स्टीम की वजह से हमारी ईगो हर्ट होती है, या जो कि हमारा फियर होता है। इन तमाम वजूहात से सैडनेस होती है जिसकी वजह से हम गुस्सा करते हैं, फील करते हैं। इसके अलावा हमें सदमा वगैरह और इस तरह की चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम गुस्सा फील करते हैं। इसके बाद सोशल सिचुएशंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोशल सिचुएशंस में हमें अक्सर जो है वो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अब हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल हैं। ठीक है, हमें डेली बेसिस पे सोशल इंटरेक्शंस करने पड़ते हैं, लोगों से मेल जोल करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। इंटरेक्शन की सूरत में हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जाते हैं, जो बिजनेसमैन है वो मार्केट्स में जाते हैं, और जो जॉब होल्डर्स हैं वो ऑफिस वगैरह में जाते हैं, राइट। और मार्केट प्लेस पे जाते हैं हम लोग, हम पार्क्स में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जब हम सोशल सिचुएशंस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत से ऐसी चीजें नजर आती हैं जिन पे हमें गुस्सा आता है। फॉर इंस्टेंस, सपोज कीजिए कि आप लोग रोड पर जा रहे हैं और आप लोगों ने 7 बजे से पहले पहुंचना है किसी जगह पर, और ऑलरेडी 7 बजने में 10-5 मिनट रह गए हैं और आपको लग रहा है कि ट्रैफिक जैम हो चुका है बहुत ज्यादा और आपको आधा घंटा अब लगेगा वहां पर पहुंचने में, तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सोशल सिचुएशंस में आता है कि जैसे आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर गए हुए हैं और आप लाइन में लगे हुए हैं, और जब आप लाइन में लगे हुए हैं तो आपसे पीछे से बंदा आकर पहले वो अपना ग्रोसरी बिल क्लियर करवा लेता है, आपको उस सूरत में गुस्सा आ सकता है। इसी तरीके से बहुत सी सोशल सिचुएशंस हैं जिनको हम डेली रूटीन में फेस करते हैं और जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है, और हम अपने साथ बात फिर वही है जो मैंने पहले बताई आपको, इनजस्टिस फील करते हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है या फिर ये हमारे साथ अनफेयर हो रहा है।
या ये हमारे साथ रीजनेबल चीज नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास जो है तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं। फॉर इंस्टेंस सपोज कीजिए कि संडे का दिन है और हम लोग प्लान करते हैं किसी पिकनिक पर जाने का, और हम चाहते हैं कि अच्छा सनी वेदर हो और धूप निकली हुई हो और अच्छा सा वेदर हो ताकि हम पिकनिक पे जा सकें। हम उसका पूरा अरेंजमेंट करते हैं, उसका पूरा जो है प्लान करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बाउंड करते हैं कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ छोड़िए और हम सब मिलकर पिकनिक पर जाएँगे। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप क्या देखते हैं कि रेन स्टार्ट हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। नाउ आपको गुस्सा आएगा, हमें गुस्सा आएगा, हम सबको एज़ अ ह्यूमन बीइंग उस पे गुस्सा आएगा। लेकिन अब द थिंग इज़ के एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है? इसी तरीके से बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की जा सकती है। मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दी बारिश की या वेदर की, ठीक है? उसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, और बहुत से फैक्टर्स हैं जिनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है और आ सकता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की, जो कि है जेनेटिक्स। Now, this is the very most important point in the context of anger. The thing is कि जेनेटिक्स में आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके पेरेंट्स जो हैं उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, उनमें जो ज़्यादातर ये होता है कि उनके जो आगे बच्चे होते हैं उनमें भी गुस्सा ऐसे ही एज़ इट इज़ आगे चला जाता है। तो जेनेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम गुस्सा फ़ील कर सकते हैं और हम इसके प्रोन प्रोन टू एंगर हो सकते हैं, ठीक है? हम गुस्से के लिए काफ़ी हद तक उसमें हमारे लिए खतरा है कि हमें गुस्सा फ़ील हो, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी डेवलपमेंट में भी और हमारी जो है अपब्रिंगिंग में भी और हमारी ग्रोथ में भी, ठीक है? इसके बाद 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब आप लोगों ने अक्सर सुना हुआ होगा कि जो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि जिस इंसान को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, वो गुस्सा करने में ज़्यादा तेज़ होंगे या उनका जो एंगर आउटबर्स्ट है, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि जो कि हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जब देखेंगे, और वैसे भी मैम ने उसका दिया हुआ है लेक्चर उस पे दिया हुआ है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमारे क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, इस तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में जो लोग होते हैं, जो इस इन इन कैटेगरीज़ में लाए करते हैं, जिनको ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, उनको गुस्सा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और गुस्सा मैंने जैसे पहले बताया कि बेसिकली हर एक को आता है और हेल्दी इमोशन भी हो सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो अनहेल्दी हो और वो नेगेटिव ही हो। लेकिन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो लोग होते हैं, जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उन लोगों का इश्यू ये होता है कि वो इसके एंग्री आउटबर्स्ट होते हैं उनको, यानी कि वो अपना गुस्सा जो है वो फिजिकल वायलेंस की सूरत में निकाल सकते हैं, वो शाउटिंग की सूरत में निकाल सकते हैं, वो फिजिकल अब्यूज की सूरत में निकाल सकते हैं। तो वो काफ़ी सूरतों में जो है वो अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से गुस्सा आ सकता है या आता है। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल कंडीशंस की। किसी भी मेडिकल कंडीशन में अगर आप हैं तो ऑब्वियसली हम सब लोग चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, मायूसी महसूस करते हैं, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फ़ील कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि ब्लड प्रेशर, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो उसमें जो इंसान का टॉलरेंस लेवल है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की, जो उसकी सलाहियत है वो कम हो जाती है, और उसको छोटी से स्लाइट बात पे, छोटी से छोटी बात पे भी गुस्सा आ सकता है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे और बहुत से मेडिकल कंडीशंस हैं। फॉर इंस्टेंस आप किसी कैंसर पेशेंट को ले लीजिए। जब किसी कैंसर पेशेंट को देखेंगे तो उसमें गुस्सा बहुत हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। उसकी रीज़न क्योंकि उसको एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है, जिसकी सूरत में वो गुस्से का इज़हार करता है और गुस्सा हो सकता है। तो देयर कैन बी वेरी मेडिकल कंडीशंस जिसकी वजह से हमें गुस्सा फ़ील हो सकता है और होता है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं तो इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर।
अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में गुस्सा जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ डिसऑर्डर्स में होता है, जैसे मैंने पहले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बताया, इसी तरीके से आप अगर देखिए कि अगर किसी को डिप्रेशन है या एंग्ज़ायटी है या वो स्ट्रेस है उसको, तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, मायूसी होगी और वो गुस्से में आउटबर्स्ट भी कर सकता है। बाइपोलर में हमने देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा करते हैं, स्पेशली जब उनको मैनिक अटैक्स होते हैं, जब उनका मैनिक एपिसोड होता है, तो तब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा फ़ील होता है, ठीक है? इसी तरीके से हम एक और फैक्टर की बात करते हैं जिसकी वज़ह से गुस्सा आता है, वो है चाइल्डहुड ट्रॉमास, राइट? अब चाइल्डहुड ट्रॉमास में अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जो लोग बचपन से किसी भी ट्रॉमा का शिकार रहे हैं या उनके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है जो कि उनके लिए अच्छी नहीं थी, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी चेंजेज़ आएँगे। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ईयर्स में अगर उनको ट्रॉमा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग हो सकते हैं, जो आउटबर्स्ट में भी जा सकते हैं, गुस्से के आउटबर्स्ट कर सकते हैं और फिज़िकल वॉयलेंस की तरफ भी वो जा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है और आता है, उसको हम बोलते हैं ड्रग यूज़, अब्यूज़ एंड एडिक्शन। अक्सर हमने देखा है कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, इनमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा और मायूसी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें उसके मेडिकल कंडीशन के हवाले से भी बात की जा सकती है, उनके ड्रग लेने की वजह से उनके ब्रेन के केमिकल्स में चेंजेस की वजह से भी गुस्सा आ सकता है और उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसकी वजह से भी गुस्सा आ सकता है और उनको ड्रग यूज़ करने में अगर कोई रुकावट बन रही है, तो उसकी सूरत में भी उनको गुस्सा बिल्कुल आ सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गुस्सा आ सकता है। तो हमें इन फैक्टर्स को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जी सर, प्लीज़ नेक्स्ट कीजिए। जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि कौन से ब्रेन एरियाज़ हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि एंग्री फीलिंग्स में या एंगर में जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है? हमने अक्सर देखा होगा कि सुना भी हुआ है, हमने पढ़ा भी हुआ है कि डिफरेंट ब्रेन एरियाज़ डिफरेंटली काम करते हैं और उनके डिफरेंट जो उनके फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो प्रॉपरली अपने डे टू डे टास्क जो है वो करता है। जिसमें अभी हम अब चूँकि एंगर की बात कर रहे हैं तो एंगर चूँकि एक इमोशन है, जज़्बा है, एक इमोशन है, तो इमोशंस को बेसिकली हम देखते हैं कि एमिगडाला जो है ब्रेन एरियाज़ में बहुत प्रोमिनेंट है जो कि इमोशंस को रेगुलेट करता है और इसके बारे में जो एमिगडाला जो इसको मेनली रेगुलेट करता है इमोशंस को, उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके बाद हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं। हिप्पोकैम्पस एक ब्रेन एरिया है जो कि आपकी मेमोरी से रिलेटेड होता है और लर्निंग से रिलेटेड होता है, ठीक है? और इसमें अगर आपको अगर कुछ लोगों को उ माज़ी में, पास्ट में कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जिनकी वज़ह से उनको याद करके गुस्सा आता है, तो हिप्पोकैम्पस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हिप्पोकैम्पस का मेन जो रोल होता है वो मेमोरी और बाकी उसकी लर्निंग के हवाले से होता है। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। ये जो है बेसिकली हमारे एग्ज़ेक्टिव फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जिसमें हमारी डिसीजन मेकिंग है, जिसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसमें हमारी कंसंट्रेशन है। ये उन चीज़ों को कंट्रोल करता है और इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है एंगर में और गुस्से में इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा हमारा बेसल गैंग्लिया आ जाता है। अब बेसल गैंग्लिया जो है वो बेसिकली जो ब्रेन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका ये एक मिक्सचर होता है और इसका बेसिक जो फंक्शन होता है वो बेसिकली मोटर स्किल्स को कंट्रोल करना होता है। तो इसको जब हम अब आप देखिए कि जब एंगर आउटबर्स्ट आते हैं, उसमें फिज़िकल वॉयलेंस होती है, तो ऑब्वियसली उसमें मोटर स्किल्स आ जाते हैं, यानी कि हमारे रिफ्लेक्सेस और हमारे हाथ-पैरों का इस्तेमाल आ जाता है। तो बेसल गैंग्लिया चूँकि उसको कंट्रोल करता है और हमारे मोटर कंट्रोल को और मोशंस को जो है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो इसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे एंगर में।
इसके बाद हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्योंकि हमारे फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बेसिकली ये जो है वो रेगुलेट करता है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है हमारे गुस्से में। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं एंगर में। इसमें पहले नंबर पे सेरोटोनिन है, जो कि आप सबको पता होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा, और आप आगे भी देखेंगे कि सेरोटोनिन जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है मूड को स्टेबलाइज करने में, मूड को रेगुलराइज करने में और इमोशंस को रेगुलेट करने में। तो इसका एक बहुत बुनियादी रोल होता है। और इसके जब लेवल्स इसके ब्रेन में, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ऑब्वियसली इसके कुछ लेवल्स होते हैं जो कि ब्रेन में नॉर्मल हद तक होने चाहिए। इसकी ज्यादती या इसकी कमी हमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती है। जैसा कि हमने देखा होगा कि जब इसमें कमी आती है तो सबसे बेसिक जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो होता है डिप्रेशन। ठीक है, सेरोटोनिन लेवल्स के कम होने से हमें डिप्रेशन फील होता है। तो इसी तरीके से सेरोटोनिन के लेवल के कम होने से हमें गुस्सा भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है मूड स्टेबलाइजेशन करने में और इमोशंस को रेगुलेट करने में। इसके बाद हम बात करते हैं डोपामाइन की। डोपामाइन बेसिकली जो है वो रिवॉर्ड सिस्टम को रेगुलेट करता है, रिवॉर्ड्स के हवाले से और मोटिवेशन के हवाले से। डोपामाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। इसकी भी ज्यादती और इसकी कमी जो है वो हमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती है, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि इसमें जो अगर ज्यादती हो जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, और अगर इसमें कमी आ जाए तो हमें पार्किंसंस जो है वो हो सकती है, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेकिन चूंकि अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो डोपामाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर्स को और इन चीज़ों के बारे में वो रेगुलेट करता है और मोटिवेशंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास गैबा आता है। गैबा जो है वो उसके जो लेवल्स हैं वो अगर ब्रेन में कम होते हैं तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। गाबा का जो मेन एपिनेफ्रिन है, ये बेसिकली जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है हमारा, जिसमें हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, तो उसमें ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, ये उसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, जिसमें हमें काफ़ी चीज़ों को रेगुलेट करने में ये हेल्प आउट करता है। इसके बाद ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट जो है ये बेसिकली आपके लर्निंग बिहेवियर को और आपके मोटर स्किल्स को जो है वो कंट्रोल करता है, और इसके भी लेवल्स जो है वो नॉर्मलाइज होने चाहिए। अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे, ज़रूरत से कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा कोर्टिसोल है। अब कोर्टिसोल जो है वो मेन बेसिकली जो है वो गुस्से में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो ये इसका होता है, कोर्टिसोल का होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब हमें स्ट्रेस फील होता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे अंदर रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है। तो कोर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो हमारे जो नॉर्मल होंगे तो ऑब्वियसली हमें गुस्सा नॉर्मलाइज रहेगा। लेकिन अगर इसके लेवल्स अप या डाउन होंगे तो उसके हवाले से फ्लक्चुएशन की सूरत में गुस्से में भी उतार चढ़ाव आएगा। जी सर, नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि एंगर जो है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे हो सकते हैं इसके? वो ऐसे हो सकते हैं कि जब हम लोग एंगर को हेल्दी और रीजनेबल वे में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमें उसके पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, जिसकी वजह से एंगर जो है वो फिर एक हेल्दी और रीजनेबल इमोशन बन जाता है। ठीक है, अब आप इसके अंदर एग्जांपल देखिए कि जब एंगर अगर किसी ऐसी सूरत में आता है जिसमें आप वाकई फील करते हैं कि आप लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है या ज्यादती हो रही है, तो उस सूरत में एंगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन बिहेवियर्स की तरफ जो कि हमें मोटिवेट करते हैं उससे लड़ने के लिए, या उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, या उसके खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए।
ठीक है। बहुत से जो आप देखिए कि इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उनका एंगर है जो उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अपने लोगों को अच्छे से अच्छी सहूलियात फराहम करवा सकें या उनके राइट की बात कर सकें, उनके हकूक की बात कर सकें, ठीक है। तो जैसे अब आप ये देखिए कि काफ़ी यूनियंस होती हैं जो कि डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ की यूनियन होती हैं जो कि उनके रिस्पेक्टिव राइट्स की बात करते हैं, उनके हकूक की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव एंगर है जो कि हमें मोटिवेट करे किसी भी चीज़, किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ यानी कि जो हमारे साथ होता है, गैर इंसाफ़ी होती है, जो नाइंसाफ़ी होती है, उसकी सूरत में जो चीज़ें होती हैं, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ को उठाने के लिए और उसको फ़ाइट करने के लिए, उसको रीज़नेबल वे में फ़ाइट करने के लिए पॉजिटिव जो है वो उसका एस्पेक्ट होता है एंगर का, जो कि हमें इस चीज़ में मोटिवेट करता है। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंगर की, ठीक है। जैसे हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की, इसी तरीके से हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ज़रा ज़्यादा हैं क्योंकि हम बेहतर तरीके से एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम उसको रीज़नेबल वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव एस्पेक्ट का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनका हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम गुस्से को अनहेल्दी वे में एक्सप्रेस करते हैं या रीज़नेबल वे में एक्सप्रेस नहीं करते, तो हमारे अंदर गुस्सा रहता है, जो कि हमारा अगर वो हमारे अंदर रहे और उसको वे आउट प्रॉपर वे आउट ना मिले, तो वो हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा कर सकता है या हमारे अंदर मेडिकल प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। अब मेडिकल प्रॉब्लम्स में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा बायस बनता है हाइपरटेंशन का, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे और हम लोग उसको उतना अपने ऊपर सवार करेंगे या अपने ऊपर उसको हावी करेंगे, तो उसकी सूरत में हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और ऑब्वियसली हम हाइपरटेंशन की तरफ जाएँगे। इसके साथ हमारे दीगर जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनमें हमारे पास जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ेज़ आ जाती हैं, जिनमें हमारे कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ेज़ से मतलब यानी कि दिल के अमराज़ हैं, ठीक है? हमारी दिल की धड़कन तेज़ होना, खौफ तारी हो जाना और ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से हम लोग दिल के अमराज़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स में आप देखिए कि हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ेज़ हैं और इसके अलावा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान पहुँचाता है। जो गुस्सा है वो आपकी हंगर को, आपकी भूख को कम करता है, आपकी स्लीप को कम करता है और दीगर जो हमारे मेडिकल इश्यूज़ हैं, उन पर असरअंदाज़ होता है डायरेक्टली और इसका बिल्कुल डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी मेडिकल कंडीशंस पर, मेडिकल जो सिचुएशन होती है उस पर, ठीक है? इसके अलावा हमारे जो दीगर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी गुस्से का बहुत इम्पोर्टेंट होता है रोल, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो मेडिकल कंडीशंस हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। तो गुस्से से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा फर्मली इंटरकनेक्टेड हैं। डायरेक्ट रिलेशन है गुस्से का और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का। अगर हम गुस्सा करते हैं और करते रहेंगे और उसको अनहेल्दी वे में एक्सप्रेस करेंगे, उसको एंगर आउटबर्स्ट की सूरत में एक्सप्रेस करेंगे या फिज़िकल वॉयलेंस की सूरत में उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारे लिए बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, वो गुस्सा साथ लेकर आता है, जिनमें डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है और हमारा स्ट्रेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनमें हम अपने गुस्से को ना कंट्रोल करने की वजह से और उसको अनहेल्दी तौर पे बयान करने की वजह से या उसको रीज़नेबल वे में एक्सप्रेस ना करने की वजह से उनमें फ़ॉल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डैमेज टू रिलेशनशिप्स। अब अक्सर जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं मियाँ-बीवी का रिलेशन होता है, वालिदैन बच्चों का रिलेशन होता है
या भाई बहन का रिलेशन होता है, या फीमेल्स के लिए ससुराल का होता है, या हमारे दीगर जो चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप्स में, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे एंगर का होता है कि जब हम उसको एंगर को अनहेल्दी वे में एक्सप्रेस करते हैं और उसको प्रॉपरली रीजनेबल वे में उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और उसकी सूरत में हम अपने जो रिश्ते हैं उनसे या तो मिसट्रस्ट उनसे हो जाता है हमें, या उनको हम पे हो जाता है, या फिर हमारे अंदर जो है वो एक ग्रजेस आ जाते हैं, एक दूसरे के बारे में हम ऐसे ख्यालात रखना शुरू कर देते हैं जो कि नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, और जो कि फिर एक दिन लावे की तरह फटते हैं और हमारी जो है वो उनसे लड़ाई हो जाती है, या हमारे रिलेशनशिप्स को हर्ट होता है। तो रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा गुस्से का अमल दखल है। गुस्सा जो है वो हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स की। अब आप देखिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग, हम एज अ सोशल एनिमल, हमें सोसाइटी में रहना होता है, और जैसे हमें सोसाइटी में रहना होता है तो हमें ऑब्वियसली इंटरेक्ट भी करना है सोशली, हमें लोगों से बातचीत भी करनी है, हमें काम पे भी जाना है, हमें जो है वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, इन जगह पे भी जाना है, हॉस्पिटल्स में भी जाना है, ईच एंड एवरी सोशल सिचुएशन पे हमें जाना है, हमें गैदरिंग्स में जाना है, और अच्छी हो या बुरी, यानी हमें हर जगह पे जाना है। ठीक है। तो हम ये करते हैं कि एंगर जब अनकंट्रोल्ड एंगर जो है वो इस तरफ लीड करता है कि हम सोशल सिचुएशन से अपने आप को पीछे करना शुरू कर देते हैं, हम उनसे अब उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और एंगर को कंट्रोल ना करने की सूरत में हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं वो हमारी सोशल लाइफ पे आते हैं, हमारे दोस्त, हमारे कोवर्कर्स, हमारे जो दीगर लोग हैं जिनसे हमारे नेबर्स हैं, और हमारे जो कोलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब से हमारे रिलेशंस को खराब करता है, जिसकी सूरत में हम सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने की तरफ चले जाते हैं, और हम इसके नतीजे में हम लोनलीनेस का शिकार होते हैं, अकेलेपन का शिकार होते हैं, और अकेलेपन का शिकार होने की वजह से हम ऑब्वियसली फिर डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो एंगर को हम जो अनकंट्रोल्ड एंगर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी सोशल प्रॉब्लम्स में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लीगल प्रॉब्लम्स का। अब देखिए कि अनकंट्रोल्ड एंगर जो है वो अगर फिजिकल वायलेंस की सूरत में हो, या किसी लॉ को तोड़ने की सूरत में हो, हम अक्सर सोचते हैं, या गुस्से में जब हम होते हैं तो हम लोग सिग्नल ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। इसके हवाले से हम किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसके इन सब चीजों के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। किसी भी आपके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर बुरा एक्शन होगा तो उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और अगर अच्छा एक्शन होगा तो उसके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ऑब्वियसली। ठीक है। तो आप देखिए कि हमें गुस्से की वजह से बहुत से लीगल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो यही था इनमें जो बाकी मेजरली जो चीज़ों को हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा अभ्यास भाई, मैं ये कह रहा था अच्छा अब जरा अवैध लोगों भाई, मैं ये कह रहा था जरा लोगों को की एक एक्सप्लेन क्वेश्चनिंग कर ले दे, लें, बाकी लोगों को हम इसका एक्सप्लेन कर पार्ट दें, टू बाकी हम इसका पार्ट 2 रख लेंगे नेक्स्ट वीक पे, फिर वो पार्ट 2 आप उसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल श्योर। क्योंकि 1 घंटे का टाइम क्योंकि एक होता है ना, घंटे का टाइम होता है ना, 1 घंटे के अंदर मेरा ये होता है कि 40 to 45 मिनट्स अपना लेक्चर डिलीवर करके उसके बाद क्योंकि ये होके, होता है ना कि क्योंकि ये लोगों होता है ना कि लोगों से को पूछ भी लिया जाए ना, उन्हें समझ आ रही है कहाँ से मैं कन्फ्यूजन है, कहाँ से कन्फ्यूजन नहीं है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर दें। ये चाह रहा था, बाकी तो मुझे मैं जी ये सर, चाह रहा बिल्कुल था, श्योर। बाकी मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन जो करना रह है, गया बाकी वो अब अगले वीक जो में रह हम गया वो अगले वीक में हम और मतलब अब एक्सप्लेन कर क्वेश्चनिंग देंगे, ले और लेते अब हैं जिन लोगों क्वेश्चनिंग ले लेते हैं जो लोगों की से क्वेश्चन रिलेटेड। है इस टॉपिक से रिलेटेड। जी प्लीज। जी जी, जिसका भी जो जी जो जी, जिसका क्वेश्चन भी है, जो 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 भी इस क्वेश्चन टॉपिक से है, रिलेटेड, जो जो भी भी सर ने इस अभी तक टॉपिक से समझाया, रिलेटेड, किसी जो का भी भी सर कोई ने भी अभी तक क्वेश्चन है समझाया, तो किसी माइक का भी कोई भी अनम्यूट क्वेश्चन है करके, तो या माइक अनम्यूट अगर करके, या अगर या कमेंट्स माइक बॉक्स में अनम्यूट करके आप या बता माइक सकते अनम्यूट करके आप हैं, बता सकते हैं, बोल सर सकते आपको हैं, पूछ समझाने के सकते हैं, लिए सर आपको अवेलेबल है समझाने 10 के लिए बजे तक, अवेलेबल है आप पूछ 10 सकते बजे हैं तक, इजीली। आप पूछ सकते हैं इजीली। जी लाइबा अनम्यूट जी करके बोल लाइबा रहे हैं अनम्यूट सर, करके आप बोले जरा हैं पूछ सर, लेना आप सबसे जरा क्वेश्चन पूछ एक लेना एक सबसे करके, क्वेश्चन जो एक है एक रेज करके, कर रहे हैं मतलब जो कमेंट हैंड रेज बॉक्स में, कर रहे तो हैं आप कमेंट उनके बॉक्स में, जवाब दे तो देना आप जरा उनके काइंडली। जवाब दे देना जरा काइंडली। जी जी सर, मेरा यही कंट्रोल के हवाले से क्वेश्चन था। जैसे हमने फाइट और फ्लाइट की भी बात की ना, तो वो बड़ा क्विक रिस्पांस होता है। तो अक्सर ये होता है कि एंगर के बाद फिर हमें पता चलता है कि हमने इस चीज़ पे गुस्सा कर लिया इस तरह से। तो वो तो इस मतलब इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, मतलब जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पांस की बात करें।
जी, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जब मैं अगला सेशन लूँगा तो उसमें आप काइंडली पार्टिसिपेट कीजिएगा। उसमें मैं इसकी टिप्स बताऊँगा कि कैसे आपने एंगर को कंट्रोल करना है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको जस्ट ये टिप दे सकता हूँ कि अपना रिएक्शन जो है उसको इमीडिएटली ना दीजिए। यानी अगर आपको गुस्सा आता है और आपको बहुत उसमें जल्दी होती है रिएक्ट करने में, क्योंकि नेचुरल सिचुएशन होती है और हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो आप अपने उस रिएक्शन को फॉर टाइम बीइंग फॉर 2 टू 3 मिनट्स 5 मिनट्स अपने काम डाउन होने तक उसको ज़रा रोक लीजिए। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि अगर हम उसको रोकेंगे नहीं और हम इमीडिएटली उसी वक़्त फौरी तौर पर कोई रिएक्शन देंगे या उसको रिएक्ट करेंगे, तो बाद में हमारे लिए बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं। और ख़ासकर सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हम अक्सर जो है वो गुस्से की हालत में ऐसी बात कह देते हैं जिस पे हमें रिग्रेट होता है, जिस पे हमें गिल्टी फील होता है। तो इससे बचने के लिए आपने जस्ट ये कोशिश करनी है कि आप जो है उसको इमीडिएटली उसको फौरी तौर पर जो है वो रिएक्ट ना कीजिए, बल्कि थोड़ा-सा टाइम दीजिए, थोड़ा अपने आप को काम डाउन कीजिए, बैठिए या थोड़ा पानी पीजिए और उसके बाद उसको प्रॉपर वे में जो भी इश्यू है उसको रीज़नेबल वे में, ताकि अगले को बुरा भी ना लगे और आपका मसला भी जो है एड्रेस हो जाए, उसको हल कीजिए। जी, और किसी का क्वेश्चन है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि नॉरएपिनेफ्रिन रिपीट कर दें। जी, तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो हमने बात की कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होता है और रिलीज़ होता है, ठीक है? जैसे आप ये देखिए कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि हमें बताता है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कैसे होगा, कि अब हमें बेसिकली अगर वो किसी थ्रेट को या अगर किसी फ़ियर को वो जैसे ही परसीव करता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी एक्टिवेशन की सूरत में जो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में रिलीज़ होता है, उसको हम नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं। उसकी रिलीज़ की वजह से हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जो है वो रेगुलेशन और उसको हेल्प आउट होता है, उसको मैनेज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सवाल किया गया हाउ वी कैन कंट्रोल एंगर, तो इसमें ये हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें बेसिकली हम ज़्यादातर बात जो है वो सारी यही करेंगे कि एंगर को कंट्रोल करने के बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है, दूसरे रिलीजन्स क्या कहते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि हम कैसे कौन सी ऐसी टिप्स हैं 5, 10, 15 जो जिनको हम फॉलो करके अपने इमीडिएट रिएक्शन को रोक सकते हैं या हम जो है अनहेल्दी वे में जो गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं उससे बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी सर नेक्स्ट सेशन रखेंगे तो उसमें हम उस पे बात करेंगे कि एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे हेल्दी वे में उसको एक्सप्रेस किया जाए ताकि हमारे लिए कम से कम कॉन्सिक्वेंसेस हों। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, ये कमेंट्स बॉक्स में आए हुए थे कुछ क्वेश्चंस, ये देखे आपने कमेंट्स बॉक्स में? जी सर, मैंने उसमें देखे हैं जिसमें वो नॉरएपिनेफ्रिन का था वो मैंने बता दिया और कंट्रोल एंगर का वो मैंने नेक्स्ट सेशन का बता दिया और उसमें बाकी तो वो दूसरी चीजें हैं। अच्छा, ये निम्रा का एक आया यहाँ पे। जी, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। तो इसमें पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर में ये होता है कि हम अवॉइड करते हैं चीज़ों को, हम जो है वो चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं और उसको जारहाना अंदाज में उसको जो है हम पैसिव अग्रेसिव यानी कि हम उसको बहुत ही जारहाना अंदाज में उस पर रिएक्ट करते हैं। यानी कि आप देखिए कि एंगर आउटबर्स्ट में मेजरली जब हमारे पास साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं, खासकर ड्रग एडिक्शन में, तो उनमें उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है। वो फिजिकल वॉयलेंस भी करते हैं, वो वर्बल वॉयलेंस भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जब वो वॉयलेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव करते हैं, जिसमें वो शाउटिंग कर सकते हैं, जिसमें वो आप हमें जो है वो फिजिकल थ्रेट कर सकते हैं, फिजिकली जो है वो इन सारी चीज़ों को रिएक्ट करते हैं वो, तो इस चीज़ को पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर कहा जाता है कि जारहाना उसी वक्त मौके पर जारहाना अंदाज में रिएक्ट करना।
जी, और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अभी टाइम है। चलो तकरीबन एक वक्त 10 तक मिनट पड़े हैं, मैं अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जितना अब तक बताया। जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है उसमें मैं सबको बता दूं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं कि हम नेक्स्ट में जो सेशन लेंगे उसमें जब भी सर उसका टाइम हमें बता देंगे तो उसमें हम बेसिकली जो है वो अच्छा, कंट्रोलिंग सब लोग एंगर। अपना इस सेशन से रिलेटेड सेशन ज़रूर, सॉरी, जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा यूट्यूब के ग्रुप्स के अंदर। सब लोग काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, बाकी अगर आप सब लोग यहाँ पे सीखने के हवाले से हैं, अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो क्वेश्चनिंग करें, क्योंकि जब तक आप लोग मैंने अब लंदन की है ना मेरी पीएचडी, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी है, हम लोग तब वहाँ से अच्छा सीखते हैं जब हम क्वेश्चन उठाते हैं। अगर हमें कुछ नहीं भी आ रहा है ना, तो हमें ये चाहिए कि हमें चुप होकर बैठना नहीं चाहिए। हम जितना चुप होकर के बैठेंगे ना, वो हमारे लिए नुकसान नुकसान का बायस ही बनेगा कि हम वहाँ पर सिर्फ बैठे हैं और कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। जब तक हम कुछ पूछेंगे नहीं ना, तो हमें समझ नहीं आएगी। जी मुबीन जावेद, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी कर लें। मुस्कान तारिक, कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। निमरा नईम, आपका क्वेश्चन है तो आप कर लें। सायमा, आपका क्वेश्चन है आप कर लें। जिस जिसका जो जो क्वेश्चन है इजीली क्वेश्चन करें। यहाँ पर हम सब लोग सीखने आए बैठे हुए हैं ना, तो आप लोग भी यही है कि सीखना है तो जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं सर से, अभी टाइम है आप लोगों के पास। या सर इस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ मजीद अपनी पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें इसी टॉपिक से रिलेटेड एंगर मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आप वो शेयर कर सकते हैं यहाँ पर ना। जी सर, मैं यही बताना चाहता हूँ पार्टिसिपेंट्स को कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो लाजमी लीजिए हमारा नेक्स्ट सेशन, क्योंकि उसमें हम जो कंट्रोल हाउ टू कंट्रोल एंगर जो है उस पर बात करेंगे, उसकी टिप्स के बारे में बात करेंगे और वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। बाज़ औक़ात हमें सुन के ये लगता है, जब हम फ़ौरन सुनते हैं तो हमें ये फ़ील होता है कि यार ये काम नहीं करेगा मेरे साथ, ये तो मैं बड़ा करता हूँ, इस चीज़ को तो मैंने बहुत दफ़ा अप्लाई किया है अपने आप पे, बहुत दफ़ा मैंने इस चीज़ को कोशिश किया ट्राई करने का, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन आप यकीन कीजिए कि मैंने अपनी फ़ील्ड में अभी तक जितना काम किया है, ख़ासकर जब ड्रग एडिक्शन में लोग होते हैं तो उनमें बहुत वायलेंट बिहेवियर होता है, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर होता है और वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं। तो बेसिकली उनकी वजह से मुझे ये समझ गई कि ये जो एंगर है ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, इसको हमें काफ़ी हद तक एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो जब हम इन टिप्स पे जो कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, अभी तो हमने अंडरस्टैंडिंग की है कि कैसे हम इस चीज़ को जो है वो समझ सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या होती है और क्या-क्या इसमें चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम इसकी टिप्स पे जाएँगे तो हमें वो बहुत हेल्पफुल रहेगा कि कैसे हम एंगर को हेल्दी वे में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको अपने लिए अनहेल्दी के बजाय हम उसको हेल्दी बना सकते हैं और उससे हम कितना फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि एंगर इज़ अ वेरी पावरफुल जो इमोशन है ये, ठीक है बेसिकली। तो जैसे मैंने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताया, तो यही सारी चीज़ें हैं, हमें जस्ट इसको चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमें खुद भी जैसे मैं अब अपनी बात करूँ, तो मुझे खुद भी इसको अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत है और जब मैं खुद अप्लाई करूँगा या करता हूँ, तो मैंने रूटीन में देखा है कि अगर हम इन टिप्स को फ़ॉलो करें और इनको अप्लाई करें अपने आप पे, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। ये क्वेश्चन है जी, ये माहम मुगल का क्वेश्चन है। ये हम नेक्स्ट सेशन में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि फ्रस्ट्रेशन को और एंगर को कैसे कंट्रोल करना है और उसको कैसे करना है, क्योंकि एंगर की एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। एंगर को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम उसको अनहेल्दी वे में एक्सप्रेस करें या फिर हम उसको हेल्दी वे में एक्सप्रेस करें। तो अभी हमने आज जो बात की है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगर पे की है, ब्रेन एरियाज़ और उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उस पे बात की है। किन वजूहात की वजह से हमें गुस्सा आता है, उनको देखा है। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों पे, उन चीज़ों को देखा है। तो हम अगले में इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को जो है वो देखेंगे और इस पे टिप्स को जो है वो मैं शेयर करूँगा आप सबके साथ। तो इंशाल्लाह होपफुल के हमें वो उसका फ़ायदा होगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी डे हम जो तो है इसी इंशाल्लाह टॉपिक नेक्स्ट पे वीक सेशन इसी होगा, डे सब हम लोग जो है काइंडली इसी टॉपिक के रेडी ऊपर रहिएगा, सेशन होगा, मजीद सब लोग शेयरिंग काइंडली कीजिएगा रेडी और सब रहिएगा, लोग मजीद फीडबैक शेयरिंग जरूर कीजिएगा दीजिएगा सर और के सब बारे लोग में, फीडबैक क्योंकि ज़रूर दीजिएगा सर के मैं बारे में, जो है क्योंकि अभी डेमो सेशन मैं जो करवा है रहा हूँ सारी अभी टीम डेमो के साथ, सेशन करवा रहा हूँ सारी टीम के तो साथ। डेमो जिसका सेशन के अंदर जितना अब जो जो बेहतरीन आप जिसका लोग जितना फीडबैक देंगे ना, बेहतरीन आप लोग वो लोग फीडबैक देंगे अगले ना, 10 वो यूनिक लोग अगले प्रोफेशनल 10 लोग निकालूंगा अपनी टीम के प्रोफेशनल लिए, मैं जो हम निकालूंगा अपनी प्रॉपर टीम के लिए, वेबिनार्स जो दिया हम करेंगे, प्रॉपर प्रॉपर वेबिनार्स सेशंस दिया दिया करेंगे, करेंगे आप प्रॉपर लोगों को। सेशंस दिया क्योंकि करेंगे आप मुझे लोगों ये को। है कि अब क्योंकि बस मुझे ये बहुत है हुआ, कि अब हमें अब थोड़ा बस बहुत हुआ, अब प्रोफेशनल हमें लेकर ज़रा आकर आप लोगों प्रोफेशनल को वे के अंदर प्रोफेशनल आकर नॉलेज आप दे लोगों को देना चाहिए। प्रोफेशनल तो नॉलेज दे देना आप चाहिए। लोगों के तो फीडबैक से आप लोगों अगली के टीम फीडबैक सेलेक्ट से होगी, अगली टीम कौन सेलेक्ट कौन होगी कि कौन कौन जो अब अगली जो जो टीम है वो कौन अगली जो कौन टीम होगी है वो हमारी, कौन कौन जिसमें हम होगी आपको हमारी, सेशंस दिया जिसमें हम करेंगे, आपको ठीक है। सेशंस दिया बाकी करेंगे, मुझे ठीक है। उम्मीद है बाकी ये मुझे उम्मीद है मोहम्मद ये अवैस साहब जो मोहम्मद क्लिनिकल अवैस साहब जो साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मुझे इनका नॉलेज भी मुझे अच्छा इनका लगा, नॉलेज मुझे भी इनका अच्छा लगा, वे और ऑफ मुझे इनका टॉकिंग भी जो है वे अच्छा ऑफ लगा। टॉकिंग भी उनके अच्छा लगा। सामने मैं मैं खुद सबके सामने पर्सनली मैं नहीं खुद फीडबैक दे रहा पर्सनली हूँ, नहीं फीडबैक दे रहा मुझे इनका हूँ नॉलेज कि अच्छा मुझे लगा। इनका हो नॉलेज अच्छा सकता लगा। है कि हो ये सकता है हमारी कि ये जो हमारी आज टीम में आ जाए, टीम बन रही है ना टीम बन सेशन रही है की, ना जो सेशन की, जो सेशंस जो दिया सेशंस करेंगे, दिया तो करेंगे, उम्मीद वो करता हूँ कि उम्मीद ये करता हूँ कि ये मोहम्मद अवैस साहब जो है अवैध उसके साहब अंदर जो है आएंगे, तो उसके आप अंदर सब आएंगे, लोग तो आप काइंडली सब लोग फीडबैक काइंडली जरूर फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर ठीक है। दीजिएगा, ठीक है। और और अवैस साहब, अवैध ये तो साहब पहला ये तो टॉपिक है, ये पहला तो टॉपिक अवैस है, ये साहब तो का जरा अवैध साहब का ट्रेलर है। ज़रा ट्रेलर है। उम्मीद है अवैस साहब उम्मीद है इससे अवैध भी साहब अच्छे इससे अच्छे भी अच्छे सेशन अच्छे आप लोगों के लिए सेशन लेकर आप आया लोगों के लिए करेंगे, आप कराया लोगों के लिए करेंगे, आप अच्छे लोगों के लिए टॉपिक्स अच्छे लेकर आया टॉपिक्स करेंगे, लेकर जिसमें आया आप करेंगे, सब लोगों जिसमें की आप हेल्प सब हो लोगों की सके। हेल्प हो सके। इसमें ये इसमें नेसेसरी ये नहीं है कि नेसेसरी नहीं है कि जस्ट साइकोलॉजिस्ट ही यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो ही है यहाँ पर अप्लाई जो है आउट कर अप्लाई सके, यहाँ आउट पे कर सब सके। यहाँ लोगों पे के लिए सब लोगों टॉपिक। के लिए ये मैंने टॉपिक, मैंने अवैस भाई को यही अवैस कहा भाई था को कि यही यहाँ कहा था पर कि यहाँ वो पर टॉपिक वो एक्सप्लेन टॉपिक करना जिसमें एक्सप्लेन हमारी करना यूथ जिसमें को हमारी जो है यूथ को जो है प्रॉब्लम का हम प्रॉब्लम सोल्यूशन का हम निकाल सोल्यूशन सकें। निकाल तो सकें। तो इसीलिए मैंने जनरल इसीलिए मैंने टॉपिक उठाया, जनरल टॉपिक बाकी उठाया। वेल्डन बाकी अवैस साहब वेल्डन आपने अवैस काफी साहब अच्छा आपने एक्सप्लेन काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। मजीद अगर आप कुछ मजीद और अगर आप शेयर कुछ करना और चाहें शेयर तो करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 मिनट है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह में नेक्स्ट सेशन मुलाकात के अंदर होगी। मुलाकात होगी। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये मेरा, और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड जो है आपका जो रिस्पॉन्स रहा। काफ़ी ज़्यादा इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आपके सीनियर आपको इस तरह से प्रेज़ करते हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि आपने इसको अच्छा देखा मुझे। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो अभी ट्रेलर है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हम अ, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को सिलेक्ट करें, उन पे प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज के साथ और इस्लामिक नॉलेज के साथ दोनों नॉलेज को हम मिला के जब देखेंगे, तो हमें उसका बेहतरीन जो है वो आउटकम भी मिलेगा। और मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने गौर से सुना और उसको समझा, और जिन्होंने अच्छा फीडबैक दिया, और जिन्होंने अगर अच्छा नहीं भी फीडबैक दिया तो उनके लिए भी होपफुल हूँ कि उनको अच्छी समझ आएगी और वो भी इससे फ़ायदा उठाएँगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अच्छा वैसे और भाई आपकी अच्छा बात वैसे भाई काट के आपकी मैं एक बात बात और काट के यहाँ मैं पे एक बात और एक्सप्लेन यहाँ करता पे चलूँ। एक्सप्लेन करता अच्छा चलूँ। जो मेरी अच्छा, टीम जो होती मेरी है ना, टीम मेरी टीम होती है में ना, मेरी कोशिश ये टीम में होती है कि हम कोशिश ये सारे होती है कि हम कोलीग्स सारे बनकर चलें, कोलीग्स कोई बनकर सीनियर चलें, नहीं, कोई कोई सीनियर जूनियर नहीं, नहीं, कोई जूनियर नहीं। क्योंकि क्योंकि नो वन इज नो परफेक्ट। वन इज मैं भी परफेक्ट, परफेक्ट नहीं मैं हूँ, भी आप भी परफेक्ट नहीं परफेक्ट हूँ, नहीं आप है, भी मैं आपसे परफेक्ट नहीं शायद है। मैं कुछ आपसे सीख रहा हूँ, शायद शायद कुछ आप सीख रहा मुझसे हूँ, कुछ शायद सीख आप रहे हैं। मुझसे कुछ तो सीख रहे हम हैं। टीम है, तो तो हम टीम टीम में है। ये तो टीम सीनियर में ये जूनियर जब आता है ना, सीनियर तो जूनियर जब आता है सीनियर ना, में तो एक हो सीनियर जाता है जूनियर कि में एक लाइक ये हो जाता अब है कि मैं लाइक सीनियर अब हूँ तो मैं मैं आगे सीनियर से हूँ तो मैं हुक्म आगे से चलाऊंगा कि हुक्म भाई ये चलाऊंगा करना कि वो भाई नहीं। ये करना वो मेरा नहीं। इस तरह का मेरा नहीं है, इस तरह का नहीं है। टीम लाइक टीम फाइव लाइक फिंगर्स, फाइव मतलब कि फिंगर्स, एक हाथ मतलब की कि एक पांच हाथ की उंगलियां, ये 5 टीम है। उंगलियां, मैं ये कहता टीम हूँ है। मैं इट्स कहता लाइक अ हूँ टीम इट्स वर्क। लाइक अ तो टीम मैं इस वर्क। तरह से तो वर्क मैं इस करना तरह से चाहूंगा वर्क कि करना चाहता जितने हूँ। भी मैं जो अपने जितने भी जो सिलेक्ट होंगे, आगे सेलेक्ट होंगे, आगे जो भी चलेंगे आगे मेरे जो भी साथ, चलेंगे मेरे मतलब साथ, तो इसी तरह इंशाल्लाह करके इसी चलेंगे। तरह मेरा करके ये नहीं चलेंगे। होगा कि मेरा मैं ये नहीं होगा सीनियर कि हूँ मैं और मैं सीनियर हूँ ये और करूंगा, मैं मैं ये नहीं। करूंगा, मैं नहीं। जिस तरह से आप जिस लोग कर तरह रहे से हैं, मैं आप भी लोग कर उसी रहे हैं, तरह मैं से भी सब उसी लोगों के तरह से सामने सब लोगों आकर के के सब सामने लोग को आकर के एक्सप्लेन सब लोगों करके को सब लोगों एक्सप्लेन को करके सब सब नॉलेज लोग को दूंगा सब नॉलेज इंशाल्लाह। दूंगा बाकी इंशाल्लाह। उम्मीद है काफी बाकी अच्छा उम्मीद है काफ़ी सीखेंगे। अच्छा सीखेंगे। बाकी फिर बाकी मुलाकात फिर होती है इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में। नेक्स्ट सेशन के अंदर। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स बस टू लगे। ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू बाकी ऑल ऑफ यू। फीडबैक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसकी दीजिएगा। रिकॉर्डिंग आप इसकी लोगों को रिकॉर्डिंग यूट्यूब आप पे लोगों को पहुंच यूट्यूब जाएगी के सब ऊपर लोग। मिल जाएगी सब लोगों ठीक है, को। ठीक है। थैंक्स टू ऑल थैंक्स ऑफ टू यू, ऑल अस्सलाम ऑफ यू। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्तगफुरुल्लाह।
अस्तगफिरुल्लाह।